जय हिंद दोस्तों। आज मैं आप लोगों के सामने एक बार फिर से कक्षा 12वीं की पाठ्य पुस्तक आरोह भाग 2 के काव्य खंड के एक महत्वपूर्ण पाठ सहर्ष से स्वीकारा है कविता के महत्वपूर्ण बहुविकल्पीय प्रश्न लेकर हाजिर हूं। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप इस पूरी वीडियो को ध्यान से सुनेंगे और सभी बहुविकल्पीय प्रश्नोत्तर को याद करेंगे। तो चलिए बिना समय गंवाए शुरू करते हैं। सबसे पहला प्रश्न है, कवि को जीवन की प्रत्येक स्थिति स्वीकार्य है। इससे कवि का जीवन के प्रति कैसा दृष्टिकोण स्पष्ट होता है। मतलब अगर कोई इंसान अपने लाइफ की सभी सिचुएशन को एक्सेप्ट कर रहा है खुश होकर, तो उसका लाइफ के प्रति बेटा कैसा दृष्टिकोण होगा। मतलब फॉर एग्जाम्पल कोई इंसान है, वो चाहे अमीर रहे या गरीब रहे, मतलब हंसी खुशी रहे या दुखी रहे, तब भी वो हमेशा एक जैसा रहता है। इसका मतलब क्या है, उसे कोई फर्क नहीं पड़ता है ना। उसे क्या है, गरीब होने का भी कोई फर्क नहीं पड़ता ना, उसे अमीर होने से कोई फर्क पड़ रहा है। अगर वो सुखी है तो भी वो एक जैसा ही है, दुखी है तो भी वो एक जैसा ही है। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब उसका लाइफ के प्रति कैसा दृष्टिकोण होगा। बेटा क्या होगा, सकारात्मक होगा या नकारात्मक होगा। जो इंसान अमीरी में भी एक जैसा है, गरीबी में भी एक जैसा है, इसका मतलब उसका लाइफ के प्रति क्या है, सकारात्मक दृष्टिकोण है। ठीक है। कवि को जीवन की प्रत्येक स्थिति स्वीकार है। मतलब जो कवि है ना, वो क्या कह रहा है, मुझे जीवन की कोई भी स्थिति स्वीकार है। मैं अमीर हूं, गरीब हूं, अच्छा हूं, बुरा हूं, सुखी हूं, दुखी हूं, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है। तो इसका मतलब उसके जीवन के प्रति उसका कैसा दृष्टिकोण है, उसका जीवन के प्रति सकारात्मक दृष्टिकोण है। बहुत अच्छी बात है। अगला प्रश्न है, कवि अपनी गरीबी पर गर्व का अनुभव करने को क्यों कहता है। अब आपने देखा होगा, इसमें कवि कह रहा है कि मुझे अपनी गरीबी पर भी गर्व है। मतलब अगर मैं गरीब भी हूं ना तो भी मुझे उस पर गर्व है। क्यों कह रहा है, क्योंकि वह जो कुछ भी है हमारी अपनी है। जी हाँ, गरीबी वो कह रहा है क्योंकि अगर गरीब भी हूं ना मैं, तो कोई बात नहीं, वो मेरी खुद की अपनी है, वो मेरी लाइफ का ही एक पार्ट है ना। इसलिए मुझे दुखी होने की जरूरत नहीं है। देखो बेटा, इस कविता में कवि कह रहा है कि मेरी लाइफ में मैं जैसा भी हूं मैं बहुत खुश हूं। चाहे मैं अमीर हूं, गरीब हूं, अच्छा हूं, बुरा हूं, मैं कैसे भी हूं मैं खुश हूं। क्यों खुश हूं, क्योंकि मैं जैसा भी हूं ना, मुझे मेरी प्रिया को प्यारा हूं। ठीक है। कवि सारा क्रेडिट अपनी प्रिया को दे रहा है। वो कह रहा है मैं जैसा भी हूं ना, मेरी प्रिया मुझे ऐसे ही पसंद करती है, तो मैं बहुत खुश हूं। यानी कि अगर मैं गरीब भी हूं तो मेरी प्रिया मुझे तब भी पसंद करती है, तो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है। तो कवि कह रहा है मैं जीवन में जैसा भी हूं, इसका सारा श्रेय किसको जाता है, मेरी प्रिया को जाता है। और जब मेरी प्रिया खुश है तो मैं भी खुश हूं, चाहे मैं अमीर हूं या गरीब हूं। ठीक है। तो कवि अपनी गरीबी पर गर्व का अनुभव करने को क्यों कहता है, क्योंकि वह जो भी है हमारी अपनी है। अगला है, भीतर की सरिता से कवि का क्या आशय है। बेटा सरिता का मतलब होता है नदी। अब कवि कह रहा है भीतर की सरिता, इसका मतलब भीतर बहने वाली नदी। अब आप सोचो कि इंसान के अंदर भीतर कौन सी नदी बहती है, तो बेटा इंसान के अंदर भीतर भावों, विचारों और उद्गारों की नदी बहती है ना। कवि के अंदर क्या है, जैसे नदी में निरंतर पानी बहता रहता है ना, कवि के अंदर भी कौन सी नदी होगी, दिमाग लगाओ, प्रेम रूपी नदी, जिसमें से पानी निरंतर क्या होता जा रहा है, बहता जा रहा है। मतलब कवि के अंदर क्या है, फीलिंग्स लगातार क्रिएट हो रही हैं अपनी प्रिया के लिए, है ना। तो भीतर की सरिता का मतलब है कवि के अंदर जो क्या है, जो विचार है, ठीक है, जो भाव है। अगला प्रश्न है, काव्यांश में प्रयुक्त सरिता शब्द किसका प्रतीक है। सरिता, अब नदी की, नदी में क्या होता है, नदी गतिशील होती है ना, नदी में जैसे पानी फ्लो होता रहता है, ऐसी कवि के अंदर भी क्या है, लगातार क्या उत्पन्न हो रहे हैं, विचार उत्पन्न हो रहे हैं, भाव उत्पन्न हो रहे हैं। तो यहाँ पे सरिता शब्द किसका प्रतीक है, सरिता का मतलब होता है नदी, और वो जो है गतिशीलता का प्रतीक है। क्योंकि यहाँ पर क्या है, यहाँ पे नदी की तुलना किससे की गई है, प्रेम रूपी नदी से। यहाँ पे नदी को किसके समान बताया गया है कि प्रेम रूपी नदी। कवि के अंदर क्या है, विचारों की नदी बह रही है, भावों की नदी बह रही है, जो कि क्या है, गतिशील है। अगला प्रश्न है, काव्यांश में गरीबी को कैसा बताया गया है। तो बेटा यहां पर कवि ने गरीबी को क्या बोला था, गर्बीली। गर्बीली का मतलब होता है, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, कवि को अपनी गरीबी पर भी क्या है, गर्व है। इसलिए यहां पर एक शब्द आया है
गर्बीली गरीबी, इसका मतलब कवि को अपनी गरीबी पर भी गर्व है। अगला प्रश्न है, प्रस्तुत काव्यांश में तुम संबोधन किसके लाए? तो बेटा इसे ढंग से समझो, यहाँ पे रहस्य की स्थिति भी हो सकता है, प्रेयसी भी हो सकता है, और रहस्यमयी प्रेमिका भी हो सकता है। मतलब कवि किससे बात कर रहा है? तो कवि यहाँ पर क्या है, ये एक रहस्य की स्थिति है या रहस्यमयी प्रेमिका है। देखिए नीचे यहाँ पर क्या लिखा है, जाने क्या रिश्ता है, जाने क्या नाता है। मतलब कवि को खुद ही नहीं पता कि जिससे वो इतना प्रेम करता है उसके और मेरे बीच क्या रिश्ता है। जितना भी उड़ेलता हूं भर भर फिराता है, मतलब उससे के प्रति जितना भी उससे प्रेम करता हूं, है ना, जितना उसके बारे में सोचता हूं भर भर फिराता है, मेरा प्रेम उतना ही ज्यादा बढ़ता जाता है। लेकिन यहां पर कवि और उसकी प्रिया के बीच क्या है, एक अनजान रिश्ता है। तो ठीक है, तो यहां पर कवि किससे बात कर रहा है, या तुम शब्द किसके लिए आया है, प्रेयसी भी लिख सकते हो, रहस्य की स्थिति भी हो सकता है, और रहस्यमयी प्रेमिका भी हो सकता है। तो आप ऑप्शन को देख लीजिएगा, ठीक है, प्रेयसी भी हो सकता है, प्रेमिका भी हो सकता है, ठीक है, रहस्यमयी स्थिति भी हो सकता है, या रहस्यमयी प्रेमिका भी हो सकता है। अगला प्रश्न है, मीठे पानी का सोता, मीठे, कवि क्या कह रहा था, मीठे पानी का सोता, ठीक है, कवि कह रहा है, सोता माने होता है बेटा झरना, यहां पे देखो मीठे पानी का सोता, कवि कह रहा है मेरे अंदर मीठे पानी का झरना है। इसका मतलब क्या है, मीठा पानी का मतलब क्या है, कैसी फीलिंग्स होंगी, अच्छी या बुरी, मीठा पानी है तो बेटा क्या होगा, मधुर भावनाओं की अधिकता। कवि कह रहा है कि मेरे अंदर ना एक झरना है, अब वो कौन सा झरना होगा, प्रेम रूपी झरना। जैसे झरने से पानी निरंतर फ्लो होता रहता है ना, ऐसी कवि कह रहा है कि मेरे अंदर से भी क्या है, अपनी प्रिय के लिए लगातार क्या है, जैसे झरने से पानी बह रहा है, ऐसी मेरे अंदर से भी क्या है, एक प्रेम रूपी झरना फूट रहा है ना, यानी कि उसमें से निरंतर क्या है, मेरी प्रिया के लिए क्या है, प्रेम निरंतर जागृत हो रहा है ना। ठीक है, तो यहां पे क्या है, मीठे पानी का सोता का मतलब है मधुर भावनाएं, अच्छी भावनाएं। कवि को प्रिया का प्रेम किसके समान लगता है? तो बेटा उसको अपनी प्रिया का प्रेम किसके समान लगता है, निर्झर झरने के समान। ठीक है, यह है अनंत निर्झर, अनंत का मतलब जिसका कोई अंत ही नहीं है, जैसे झरने से निरंतर पानी बहता रहता है ना, उसको अपनी प्रिया का प्रेम भी ऐसे ही लगता है, झरने के समान, निर्झर झरने के समान, अनंत निर्झर झरने के समान। ठीक है, क्योंकि झरने से भी पानी खत्म नहीं होता और उसके अंदर से भी क्या है, उसकी प्रिया के लिए प्रेम समाप्ति नहीं हो रहा है। प्रेयसी के प्रेम रूपी झरने से कैसा भाव उत्पन्न हो रहा है, प्रेम का, स्नेह का, आत्मीयता का, ये सभी का, है ना, उसकी प्रिया का जो प्रेम है उससे क्या है, कैसा क्या उस झरने से कैसे भाव उत्पन्न हो रहे हैं, तो उस प्रेम रूपी झरने से प्रेम का तो हो ही रहा है, स्नेह का भी हो रहा है, और आत्मीयता का भी हो रहा है, अपनेपन का भी हो रहा है, तो ये सभी। अगला प्रश्न है, कवि द्वारा स्वयं के लिए किस उपमान का प्रयोग किया? तो बेटा तो कवि ने यहां पर अपने आप को धरती बोला है। देखो कवि क्या कह रहा है, यहां पे देखिए, मुस्कुराता चांद जो धरती पर, यहां पे मुस्कुराता चांद का मतलब क्या है, वही उसकी प्रिया का प्रेम। वो कह रहा है मेरी प्रिया का प्रेम के कारण ही क्या करता है, तो देखो वो कह रहा है मेरे ऊपर धरती पर, जैसे चांद धरती पर मुस्कुराता है ना, ठीक है, तो यहां पे मुस्कुराता चांद क्या हो गया, उसकी प्रिया का प्रेम, और वो धरती पर चमक रहा है, तो यहां पे धरती कवि ने अपने लिए बोला है ना, कि जैसे चांद अपनी रोशनी से क्या करता है, धरती को क्या कर देता है, मतलब उजाला कर देता है ना, वैसे ही मेरा प्रिया का जो प्रेम है वो भी क्या करता है, मुझ पर उजाला। तो यहां पर धरती उसने अपने को बताया, और यहां पे मुस्कुराता चांद क्या हो गया, उसकी प्रिया का प्रेम। ठीक है, तो मुस्कुराता चांद तो प्रिया का प्रेम है, और धरती कवि ने स्वयं के लिए इस उपमान का प्रयोग किया है। अगला प्रश्न है, कवि के चारों तरफ क्या है, प्रिया की आत्मीयता, प्रिया की कोमलता, प्रिया का स्नेह और प्रेम, उपरोक्त सभी है। अगला प्रश्न है, ममता का बादल से कवि का क्या है? बेटा ममता का बादल का मतलब क्या है यहाँ पे, ठीक है, ममता का बादल का मतलब क्या है, माँ का स्नेह और प्रेम नहीं, स्वयं कवि का एकाकीपन, प्रिया की कोमल भावनाओं से। यस, ममता के बादल का मतलब है उसकी प्रिया की कोमल भावनाएं। ममता के बादल, यहाँ पे ममता किसकी ममता है, उसकी प्रिया की, तो है प्रिया की कोमल भावनाएं। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ममता के बादल का मतलब हो गया उसकी प्रिया की कोमल भावनाएं। अगला प्रश्न है, कवि की आत्मा कमजोर क्यों हो गई? अब कवि क्या कह रहा है, कवि आगे जाके कह रहा है कि मेरी आत्मा कमजोर हो गई है, क्यों? प्रिया के अथाह स्नेह, प्रेम तथा आत्मीयता के कारण। वो कह रहा है मेरी प्रिया मुझे इतना ज्यादा प्रेम करने लग गई ना, कि कहीं ना कहीं मैं भी उसके प्रेम में कॉम्प्रोमाइज करता जा रहा हूं, मतलब उसका प्रेम ना मुझको क्या बनाता जा रहा है, कमजोर बनाता जा रहा है। कवि कह रहा है कि मेरी प्रिया मुझसे प्रेम तो बहुत करती है, लेकिन कहीं ना कहीं मुझे अपने भविष्य के प्रति चिंतित है। कवि अपने भविष्य के प्रति चिंतित है, क्योंकि उसको लगता है कि उसका जो प्रिया का प्रेम है ना, वो उसको कहीं ना कहीं क्या बनाता जा रहा है, कमजोर बनाता जा रहा है, वो अंदर से खोखला होता जा रहा है।
अगला प्रश्न है, कवि के लिए क्या चीज बर्दाश्त से बाहर है? तो बेटा क्या चीज बर्दाश्त से बाहर है? प्रिया का अत्यधिक प्रेम, स्नेह व आत्मीयता। वही जो उसकी प्रिया का जो वो अत्यधिक प्रेम है ना, वो कवि कह रहा है मैं इसे सहन नहीं कर पा रहा हूं, अब ये ज्यादा हो रहा है। कवि किससे बाहर निकलना चाहता है? कवि किससे बाहर निकलना चाहता है? वही होगा अपनी प्रिया के संरक्षण से। उसकी प्रिया का जो संरक्षण उसे प्राप्त है ना, वही, क्योंकि वो हर चीज में क्रेडिट किसको दे रहा है? अपनी प्रिया को। तो उसको किसका संरक्षण मिला हुआ है? सारा उसकी प्रिया का ही तो मिला हुआ है, क्योंकि वो कह रहा है कि मेरी जिंदगी में तो जो कुछ भी है वो मेरी प्रिया के कारण है। तो वो किससे बाहर निकलना चाहता है? अपनी प्रिया के संरक्षण से। उसकी प्रिया ने उसको जो संरक्षण दिया है। अगला प्रश्न है, कवि किसके लिए दंड पाना चाहता है? अपने व्यक्तित्व और अस्तित्व के पहचान के लिए, क्योंकि इसमें कवि का व्यक्तित्व कहाँ नजर आ रहा है आपको? ठीक है, वो कह रहा है कि मुझे दंड दो कि मैं तुम्हें भूल जाऊं। यहां पर कवि क्या है? क्योंकि कवि हर चीज का क्रेडिट तो अपनी प्रिया को दे रहा है, तो कवि किसके लिए दंड चाहता है? अपने व्यक्तित्व और अस्तित्व के पहचान के लिए। कवि के अनुसार जो कुछ भी मतलब क्या है उसके पास है, वो किसके कारण होगा? तो बेटा वो उसकी प्रिया के कार्यों के कारण है। वो खुद ही कह रहा था कि मेरे जीवन में जो कुछ भी है ये मेरे प्रिया के कारण ही है। ठीक है, तो प्रिया के कार्यों के वैभव के कारण। अगला प्रश्न है, कवि स्वयं के लिए किस प्रकार के दंड की कामना करता है? तो बेटा उसने क्या बोला था, मुझे कैसा दंड चाहिए कि मैं कहाँ खो जाऊं? घोर अंधेरी गुफाओं या सुरंगों में छिप जाने के दंड। वो कह रहा है मुझे ऐसा दंड दो कि मैं घोर अंधेरी गुफाओं या सुरंगों में क्या हो जाऊं? छिप जाऊं। अगला प्रश्न है, कवि अपने वर्तमान संपूर्ण अस्तित्व को क्या करना चाहता है? वो उसमें क्या करना चाहता है? पाताल की घनघोर गुफाओं में विलीन, बिल्कुल सही है। अंधकार में विलीन, बिल्कुल सही है। जब तुम गुफाओं में जाओगे तो वहां अंधकार तो हो गई। धुएं के बादलों में, बिल्कुल सही है। उपरोक्त तो सभी होगा इसका, कि कवि जो है, कवि कह रहा है मुझे ऐसा दंड जो कि मैं पाताल की अंधेरी गुफाओं में खो जाऊं, वहां क्या है धुएं के बादलों में लापता हो जाऊं, और तो उपरोक्त सभी होगा। कवि जीवन के हर सुख दुख को किस कारण सहर्ष से स्वीकारता है? कवि ने अपने जीवन के सुख दुख को, सहर्ष का मतलब होता है बड़ी खुशी के साथ, स्वीकार किया है। क्यों किया है? तो ये आपको पता ही है क्यों? अपनी प्रिया से स्नेह होने के कारण। ठीक है, कवि ने जीवन के हर सुख दुख को स्वीकार क्यों किया है? अपनी प्रिया से स्नेह के कारण। क्योंकि वो कह रहा है मैं जैसा भी हूं ना, मेरी प्रिया को प्यारा हूं, मुझे और किसी से लेना देना नहीं है। तो जब मेरी प्रिया को कोई फर्क नहीं पड़ता, तो मैं जैसा भी हूं मैं खुश हूं। अगला प्रश्न है, प्रस्तुत सहर्ष स्वीकार है कविता में कवि किसे संबोधित करके अपने विचार रख रहा है? तो किसको? देखो रहस्यमयी प्रेमी को। याद रख लो, ये यहाँ पे मैंने बताया था प्रेमी का भी हो सकता है, प्रेयसी भी हो सकता है, रहस्यमयी प्रेमी। इसमें कवि किससे बात कर रहा है? रहस्यमयी प्रेमी से। कवि के पास जो भी कुछ है वह उसने सहर्ष से क्यों स्वीकार किया है? क्यों स्वीकार किया उसने? वही, क्योंकि जो कुछ भी कवि के पास है वह उसकी प्रिया को क्या है? प्यारा है। कवि के लिए गरीबी कैसी है? मैंने क्या बताया था, गरीबी कैसी है? यहां पर देखो गर्बीली तो है ही, स्वाभिमान प्रदान करने वाली भी है, वैभवशाली भी है। तो यहां पे उपरोक्त तो सभी होगा बेटा, क्योंकि जो उसकी गरीबी है ना, वो गर्बीली तो है ही, लेकिन वो स्वाभिमान भी तो दे रही है उसको, सेल्फ रिस्पेक्ट, और वैभवशाली तो है ही। अगला प्रश्न है, कवि किसकी खुशी में अपनी खुशी को देखता है? तो बेटे तो आपको पता ही है, अपनी प्रिया की। अगला प्रश्न है, कवि के लिए अभिनव और मौलिक क्या है? अभिनव और मौलिक जो नेचुरल है, कवि के अंदर नेचुरल रूप से क्या रहे? नए, और जो नेचुरल है वो उसके क्या है? उसके अनुभव, उसके विचार, उसके भाव, या ये सभी? देखिए ढंग से समझिए इस प्रश्न को। कवि के लिए जो है नेचुरल क्या चीजें, नेचुरल क्या चीजें उसके लिए? वो कह रहा है कि उसके अनुभव, ठीक है, या उसके क्या है विचार, या उपरोक्त सभी। तो आप यहां पे क्या करेंगे? उपरोक्त सभी करेंगे। ठीक है, उसके लिए क्या है? उसके जो विचार है ना, जो उसके अनुभव हैं, वो सब क्या है? मतलब ये सभी क्या है? मौलिक है। ठीक है, नेचुरल है, मतलब नेचुरल रूप से उसके अंदर विचार है, जो थॉट्स है अपनी प्रिया के लिए वो क्रिएट हो रहे हैं, है ना। वो कोई क्या है? वो आर्टिफिशियल, मतलब जबरदस्ती या झूठा दिखावा नहीं है, वो नेचुरल रूप से आ रहे हैं। मौलिक का मतलब क्या होता है? नेचुरल होता है बेटा। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए, कवि को शहर से क्या स्वीकार है? उसके जीवन में घटित होने वाले पल, जागृत भावनाएं, या बेटा दोनों ही है ये? उसके जीवन में घटित होने वाले पल मतलब चाहे वो अमीर है, गरीब है, कुछ भी हो रहा है, या जागृत भावनाएं जो उसके अंदर फीलिंग्स क्रिएट हो रही हैं, तो उससे दोनों ही स्वीकार है, यानी कि इसका ग होगा। ठीक है, अगला प्रश्न है, कवि को ऐसा क्यों लगता है कि उसके दिल में कोई झरना है? क्यों लगता है कवि को ऐसा? क्यों? प्रेम की अधिकता के कारण, है ना। क्योंकि मैंने बोला ना, वो झरना कैसा है, जिस प्रकार झरने से पानी समाप्त नहीं होता, तो उसके अंदर भी प्रेम इतना बढ़ गया है कि उसको लग रहा है कि हाँ उसके दिल में कोई झरना है। तो इसका रीजन क्या है? प्रेम की अधिकता के कारण। अगला प्रश्न है, मुस्कुराता चांद
की कवि ने किससे तुलना की है? ठीक है, तो मुस्कुराता चांद की तुलना किससे की गई थी? प्रिया के खिलते हुए चेहरे से। वो कह रहा है जिस प्रकार चांद अपनी क्या है रोशनी से क्या धरती को क्या प्रकाशित कर देता है ना, ऐसी मेरी प्रिया का चेहरा भी मुझको क्या करता है, खुश कर देता है ना। तो मुस्कुराता चांद की तुलना कवि ने अपनी प्रिया के चेहरे से की थी, और धरती की तुलना किससे की थी? स्वयं से, अपने आप से। अपने प्रिया के लिए कवि के मन में क्या है? तो अपनी प्रिया के लिए कवि के मन में क्या है? कोमल भावनाएं भी हैं, प्यार और संवेदनाएं, आत्मीयता और प्रेम। बेटा उपरोक्त सभी है, सभी चीजें। मीठे पानी का सोता है पंक्ति से कवि क्या कहना चाहता है? कवि ने नहीं कहा था मेरे अंदर एक मीठे पानी का सोता है, तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है प्रिया के प्रति मन में क्या है? प्रेम, स्नेह और आत्मीयता है। वही तो है मीठे पानी का मतलब क्या है? कवि के अंदर क्या है? निरंतर एक प्रेम बह रहा है, जो उसको मीठे पानी यानी कि बहुत ही अच्छा अनुभव दे रहा है। अगला प्रश्न है, कवि अपने प्रिया से किस चीज का दंड पाना चाहता है? तो वो अपने प्रिया को भूल जाने का दंड चाहता है, क्योंकि वो ये भी तो कह रहा है कि मेरी प्रिया का प्रेम मुझे क्या बना रहा है? कमजोर बना रहा है। कवि स्वयं को दक्षिणी ध्रुव के अंधकार में क्यों ले जाना चाहता है? क्योंकि वह अपने प्रिया के प्रेम व स्नेह के बदले उसे कुछ न दे सका। कवि कह रहा है जिस प्रकार दक्षिणी ध्रुव में गहरा अंधकार रहता है ना, उसी प्रकार क्या है, वो कह रहा है कि मैं भी क्या करना चाहता हूं, स्वयं को दक्षिणी ध्रुव के अंधकार में ले जाना चाहता हूं, मतलब उस अंधकार में मैं खो जाना चाहता हूं, क्योंकि मैं अपने प्रिया को ना वो चीज़ नहीं दे सका वो जो वो डिजर्व करती है। ठीक है, जो उसकी प्रिया ने उसे प्रेम किया ना, उसके बदले में मतलब मैं उसको उतना नहीं दे सका जितना उससे प्रेम किया। तो वो क्या है, दक्षिणी ध्रुव के समान अंधकार में क्या है, दक्षिणी ध्रुव में जितना अंधकार होता है ना, जैसे उत्तरी ध्रुव दक्षिणी ध्रुव होते हैं ना, तो जब दक्षिणी ध्रुव में जितना गहन अंधकार होता है, वो कह रहा है मैं उतने ही अंधकार में खो जाना चाहता हूँ। क्यों? क्योंकि मेरी प्रिया ने मुझे जितना प्रेम दिया है ना, उस प्रेम व स्नेह के बदले मैं उसे कुछ ना दे सका, इसलिए। अगला प्रश्न है, कवि के अनुसार प्रिया का प्रेम व समीपता उससे उसके लिए क्या है? मतलब ठीक है, जो उसकी प्रिया का प्रेम वो जो वो करीब रहती है, ये उसके लिए क्या है? एक रमणीय उजाला है। रमणीय उजाला का मतलब होता है प्रेम में मिलने वाली खुशी। वो कह रहा है जब मेरी प्रिया मेरी नज़दीक रहती है ना, या जो मेरी प्रिया का प्रेम है वो मेरे लिए एक रमणीय उजाला है। रमणीय उजाला का मतलब क्या है? अच्छा लगने वाला उजाला, एक खुशी मतलब। ठीक है, तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। कवि क्या सहन करने में अक्षम है? कवि क्या सहन नहीं कर पा रहा? वो अपनी प्रिया के प्रेम से उसके चारों ओर उत्पन्न उजाले को। वो कह रहा है मेरी प्रिया का जो प्रेम है ना, वो इतना ज्यादा बढ़ गया है कि अब मुझसे सहन नहीं हो रहा। अगला प्रश्न है, कवि की आत्मा क्या सहन करने में अक्षम है? ठीक है, क्या अक्षम? प्रिया का स्नेह व कोमलता। ठीक है, अगला है कठोरता एवं कठिनाई को। ठीक है, प्रिया की विमुखता, या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो कवि की आत्मा क्या सहन करने में अक्षम है? ठीक है, प्रिया का स्नेह व कोमलता। यहां पे जो कवि की आत्मा है वो क्या सहन नहीं कर पा रही है? प्रिया का जो स्नेह है, ठीक है, वह उसकी कोमलता है। अगला प्रश्न है, बहलाती सहलाती आत्मीयता बर्दाश्त नहीं होती पंक्ति से क्या है? तो इसमें आपको मैंने बताया था कि इसका मतलब क्या है कि अब बहलाती सहलाती आत्मीयता बर्दाश्त नहीं हो रही। अब इसका मतलब क्या है? अब कवि को प्रिया की अत्यधिक आत्मीयता व कोमलता बर्दाश्त नहीं हो रही है, तभी तो वो कह रहा है कि अब ये बहलाती सहलाती, कवि का ये जो मेरी प्रिया का प्रेम है ना, ये मुझको बहला भी रहा है, सहला भी रहा है ना, बहुत अच्छा लग रहा है मुझे, लेकिन अब ये मेरी बर्दाश्त से बाहर है, क्योंकि ये मुझे क्या बना रहा है? कमजोर बना रहा है। कवि स्वयं के अस्तित्व को अंधेरे में विलीन क्यों करना चाहता है? क्यों करना चाहता है? क्योंकि उसका स्वयं का कोई अस्तित्व ही नहीं है। वो सब कुछ का श्रेय तो अपनी प्रिया को दे रहा है, तो इसलिए वो अपने अस्तित्व को अंधकार में खो जाना चाहता है, क्योंकि उसका स्वयं का ही कोई अस्तित्व नहीं है। कवि के कार्यों के वैभव का कारण क्या है? उसकी प्रिया ही है। कवि अपने कार्यों के हर चीज का क्रेडिट किसको दे रहा है? उसके कार्यों से जो उसको ऐश्वर्य मिल रहा है, कुछ भी चीज है, वो उसका क्रेडिट अपनी प्रिया को दे रहा है। और बहलाती सहलाती आत्मीयता बर्दाश्त नहीं होती, इसमें अनुप्रास अलंकार है, क्योंकि इसमें त देखो जहां पे एक ही अक्षर बार बार आता है ना, तो वहां पर क्या होता है? अनुप्रास। तो इसमें त भी देखो बार बार आ रहा है, तो अनुप्रास अलंकार है। और कविता सहर्ष से स्वीकारा है कि रचनाकार कौन है? तो बेटा इसके रचनाकार कौन है? इसके रचनाकार है गजानन माधव मुक्तिबोध। तो बेटा अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। मिलते हैं हम किसी अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।